यार मंजीत, बिना टैब का मजा नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुराधा तिवारी स्वागत करती हूँ आपका रेसवा एकेडमी में। 11 बज चुके हैं। जिस तरीके से कल बताया गया था कि आपके पूरे 55+ क्वेश्चन रहेंगे पूरे चैप्टर से, 1 से लेके 23 चैप्टर का पूरा रिवीजन होगा भाई, पूरा रिवीजन फार्मूले के द्वारा, कंसेप्ट एंड थ्योरी के द्वारा, जो कि आपको हाई स्कूल का बेस रखा गया है। न ज्यादा आपको मॉडरेट में रखे हैं, न ज्यादा इजी में रखे हैं, मतलब मॉडरेट और इजी के बीच में एक लेवल आता है, उस बीच में ये 55 क्वेश्चन है आपके। अब जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं बाकी लोगों को भी शेयर करिए, साथ ही साथ जो नए हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको समस्या रहती है कि अभी एक चैप्टर पढ़े नहीं तो किस तरीके से 23 चैप्टर का आकलन करेंगे, कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे, तो उनके लिए बच्चा ये है कि उनका पूरा 1 से लेकर 23 चैप्टर के जो कहा जाए फार्मूला होता है, जो सूत्र पर आधारित होता है, क्या सूत्र का प्रयोग करते हैं, किस फार्मूले का यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करना रहता है, पूरा चैप्टर आपके लिए भी है। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे पुराने साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बार पूरे चैप्टर को देखना है। साथ में जो 12वें चैप्टर तक आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी है। यानी एक क्लास से आपको पूरे 4 फायदे मिलते हैं। पहला तो पूरे चैप्टर का फार्मूला रिवीजन होगा। दूसरा, आप जितने चैप्टर को पढ़े उनका कंसेप्ट और थ्योरी और न्यूमेरिकल तीनों रिवीजन होगा। चौथा, आप पूरे चैप्टर को देख पाएंगे। पूरे चैप्टर यानी 1 से लेकर 23 चैप्टर तक कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, किससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हूबहू वही आते हैं। तो सभी का वेलकम है, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है, राधे राधे है, जय श्री कृष्णा है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और क्वेश्चनों की संख्या को नोट करते चलिएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अब तक किए हैं, क्योंकि अगर 55+ लिखा है तो कहीं ना कहीं आप भी काउंट करेंगे कि सच में 55 क्वेश्चन थे कि नहीं थे, है कि नहीं। आइए, पहला क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत ही कहा जाए कि दैनिक जीवन में भी इसका यूज है। आप आते जाते देखते भी होंगे मार्केट में, या अगर बाहर निकलते हैं जिनके पास गाड़ी वाड़ी है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो उसमें यूज किए जाते हैं। तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। और सभी विद्यार्थी एक बार जितने भी जुड़े हैं लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज की पूरी क्लास आपके लिए है। अब पूरे 23 चैप्टर जो आपके सिलेबस से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ जाइए, क्या दे रखा है, एक कार चालक की ओर का दर्पण। जो कार चालक यानी जो ड्राइवर होता है, तो उसके तरफ एक साइड में दर्पण लगा रहता है, आपने देखा होगा। तो जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नजर रखने के लिए होता है ना। इस तरीके से कार है आपका, और जो ड्राइवर रहता है उसके साइड में एक दर्पण लगा रहता है। तो वो क्या करता है, पीछे से यातायात जो व्यक्ति आ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उनको देखने के लिए होता है। तो वो किसका बना होता है, उसमें कौन से कहा जाए तो दर्पण लगे रहते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है समतल उत्तल दर्पण, बी में दे रखा है अवतल दर्पण, सी में दे रखा है बच्चा उत्तल दर्पण, और डी में दे रखा है समतल दर्पण। अब बताइए कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और जिनको नहीं आएगा तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, उठा दीजिएगा कि मैम हमको नहीं पता है, और नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेंस से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके का दर्पण यूज करते हैं, कौन से दर्पण से किस तरीके की प्रकृति बनती है, प्रतिबिंब का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, आपका शक्ति कैसे निकालते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सभी प्रकार के बच्चा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। स्नेहा बता रही है सी होगा, सौरभ राज भी बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सभी को पहले ही बोल दिया बच्चा, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी विद्यार्थियों को। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब सीरीज पर बढ़ते हैं, क्योंकि सीरीज में 55 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चनों का आपको दर्शन होना चाहिए, और दर्शन के साथ उसका आंसर भी आना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर क्या आएगा, सी।
जितने भी विद्यार्थी बता रहे उत्तल लेंस एकदम सही है, जितने भी विद्यार्थी हमारे उत्तल लेंस बता रहे हैं बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, क्योंकि जो कार का चालक होता है, जो उसके साइड में दर्पण लगा रहता है, वो उत्तल वाला दर्पण होता है, जो कि यातायात में व्यक्तियों को देखने के लिए, नजर रखने के लिए लगा रहता है। क्लियर है? सभी का आंसर आ रहा है? तो एक बार जितने भी विद्यार्थी जुड़े शेयर एंड लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन अरविंद का भी आया है। भीख का लेंस, बिल्कुल लेंस कह सकते हैं। साथ ही साथ विक्की यादव का भी आया है, कुमार सुधीर का भी आया है। आज ही ये सवाल पढ़े हैं। अच्छा, गजब। एक बच्चे बोल रहे हैं कि आज ही इस सवाल को हमने पढ़ा है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी का आंसर सी आ रहा है, सभी का आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल यस। नेक्स्ट पे आइए। अब देखिए, अब ये क्या, एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। क्या दे रखा है? एक टेलीफोन का आपको विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। साथ ही साथ में आप देखिए कि कितना है, 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। यदि तार का व्यास ध्यान से पढ़िएगा, तार का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो 3.3 किमी तार का प्रतिरोध ओम में। और इस तरीके के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में मिलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप घबरा जाएंगे कि अरे बाप रे, व्यास भी दे दिया है, विशिष्ट प्रतिरोध भी दे रखा है, और वो भी क्या नाम है 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर में। तब किस तरीके से आप चेंज करेंगे, तब आप इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चा। ओहो, प्रिंस ठाकुर बोल रहे हैं मैम इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों नहीं लाते हैं आप। आज बच्चा लग रहा है इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं टाइप हो चुका है, नहीं हुआ है, इस वजह से इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आया है। हाँ, इसी वजह से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जिनको पता है, एक बार आंसर इसको पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि फार्मूला रिवीजन करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पेन कॉपी होना एकदम जरूरी है, जिसको आप कह सकते हैं आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। बी ऑप्शन कर रहे हैं, एक बच्चा बता रहा है, फार्मूला भी बता रहा है, साथ ही साथ ऑप्शन भी बी कर रहा है, यानी ऑप्शन बी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं। अगर आपने फार्मूला, पहले फार्मूला बताइएगा कि इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इस पे फार्मूला बता दो बच्चा कौन सा लगेगा। पेन कहाँ गया? हाँ, इस पर फार्मूला बता दीजिए कौन सा लगेगा। तो आप अगर R बराबर फार्मूला पढ़ रखे हैं, याद होगा विशिष्ट प्रतिरोध वाला, तभी बताइएगा। जिनको फार्मूला पता है बता दीजिए। RHOVL/A बता रहे हैं कुछ विद्यार्थी हमारे। हाँ बताइए फार्मूला क्या है। फोन भूत का पता नहीं क्या नाम रख रखा है लड़के ने, फोन भूत। अब फोन भूत कौन सा नाम है ये तो मुझे नहीं पता, अब वही बता सकते हैं फोन भूत कौन है भाई। हाँ देखिएगा, बी आ रहा है, सी आ रहा है। आपने ये पढ़ा है रो L/A, ये वाला फार्मूला याद है, जहां पर ये विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बच्चा? विशिष्ट प्रतिरोध को। रो किसको प्रदर्शित करता है? विशिष्ट प्रतिरोध को। अगर याद आए तो हमें बताइएगा, अगर नहीं याद आए तो आप नोट कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं, जिन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, तो उनके लिए सभी चैप्टर से फार्मूला रिवीजन चल रहा है कि कौन कौन से फार्मूले हैं। तो क्या है बेटा, R बराबर रो L/A। सभी बच्चे फार्मूला जान रहे हैं, सभी के सभी जा रहे हैं, बिल्कुल रो L/A। अगर हमको प्रतिरोध निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर आपका RA/L हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध अगर हमें निकालना है तो RA/L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, बिना किसी दिक्कत के। मैम प्लीज बताइएगा। किरण यादव पूरा डिटेल्स में क्वेश्चन बताएंगे, आप परेशान मत होइए। ये फार्मूला है,
फार्मूला को नोट कर लीजिए कि अगर विशिष्ट प्रतिरोध से पूछता है, जिसमें आपको प्रतिरोध दे रखा है, एरिया दे रखा है, साथ ही साथ लंबाई दे रखा है, और बोले कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला आता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्या आता है? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जहां पर जो रो है वही विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। नोट हो गया? अतुल कह रहे हैं कि हो जाएगा। हाँ, रोशन चौधरी, मैं न्यू स्टूडेंट हूं मैम, बैच न्यू, अभी वीडियो नहीं मिल रहा है, तो रोशन चौधरी जी आपकी लाइव क्लासेस ऐप पर चल रही होगी, आप एक बार जाकर देख लीजिए, मिल जाएंगी आपको हर एक प्रकार की क्लासेस जिसकी आप आ गया है मैम, आ गया आंसर, सभी का आ गया है, मान रख लिए होंगे तो आंसर आ गया होगा, जिनको नहीं रखने आया वो भी बताएंगे, आप परेशान मत होइए। फार्मूला नोट हो गया? फार्मूला सभी विद्यार्थियों ने नोट कर लिया तो एक बार यस कमेंट में लिखकर रिप्लाई करिए कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर एल अपॉन आर ए अपॉन एल। हो चुका? बिल्कुल, बी होगा, ओके है, बन जाएगा सवाल। सभी का कमेंट में आ रहा है कि मैम रहने दीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब देखिए, अब जो जो मान दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध को, विशिष्ट प्रतिरोध का मान दे रखा है बच्चा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान आपको दे रखा है, देखिए लिखा है पूरा एकदम साफ साफ लिखा है, विशिष्ट प्रतिरोध लिखा है ना, कितना है? रो बराबर आपको मान दे रखा है 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर में। किसमें? माइक्रो ओम सेंटीमीटर में। तार का व्यास दे रखा है, व्यास यानी आप त्रिज्या निकालेंगे, आर कैसे निकालेंगे? व्यास को आधा कर देंगे, 1 सेंटीमीटर को जब आधा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आर आ जाएगा। और तार का एरिया क्या होता है बच्चा? पाई आर स्क्वायर होता है, तो मान रख देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको 0.5 के करीब मिलेगा, और पाई गुणे क्या करेंगे? 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, और पाई का मान बच्चा आप 3.14 रख लीजिए या 22.7 रख लीजिए, इसका स्क्वायर। बताइए कौन नहीं कर पाएगा? सीधे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हम ऐसा नहीं कहते कि कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मान को रख देना है, और आपसे आर पूछा है, तो जब आर पूछा है तो इस फार्मूले में रख देंगे, आर पूछा है तो इस फार्मूले में रख देंगे, और 3.3 किमी तार की क्या है बच्चा? लंबाई है, किमी में है, किलोमीटर में है, तो सेंटीमीटर को भी हम क्या करेंगे? सभी को मीटर में चेंज करेंगे, सभी को मीटर में चेंज करेंगे, हो जाएगा। हाँ। सभी का आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी सभी विद्यार्थी कर रहे थे, ऑप्शन नंबर सी सभी के सभी विद्यार्थी कर रहे थे ना? सी ऑप्शन कर रहे थे कि बी? बताइएगा, सी ऑप्शन कर रहे थे कि बी ऑप्शन कर रहे थे? सब लोग कर लेंगे मैम, अच्छा सभी लोग कर लेंगे, अरे तब तो इससे अच्छी बात तो हमें कोई नजर ही नहीं आती। अगर सभी के जितने विद्यार्थी जुड़े अगर इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपका फार्मूला रिवीजन भी हो गया, दिए गए न्यूमेरिकल के मान को आप सॉल्व करके अपने फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन लगा रहे हैं, फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन लगा रहे हैं। सभी का हो गया? बिल्कुल सी आएगा, बिल्कुल सही, 168.46 जितने लोगों का आंसर आया सी ऑप्शन सही है, केवल मान को रख देना बेटा, सब चीज बता दिए हैं, हो जाएगा ना। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सभी लोग कर लेंगे, सभी का कमेंट आ रहा है कि सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अब थ्योरी भी बताएंगे कि थ्योरी में क्या है, ये थ्योरी में भी बताएंगे बच्चा कि ये थ्योरी में किस तरीके से आपने कहां पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है, अगर आप हाई स्कूल किए हैं तब भी, अगर आप इंटर किए हैं तब भी, दोनों विद्यार्थियों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, और जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरे सिलेबस को आज आप जानेंगे कि आपके फिजिक्स चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। एक बार जितने जुड़े हैं सभी के सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं विद्यार्थी, इसीलिए तो संडे का समय रखा गया है कि सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त ना होके आज क्लास को लेंगे। डेली का रूटीन अलग होता है लेकिन संडे का रूटीन अलग होता है कि नहीं? हाँ, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा अगर आप क्लास ले रखे हैं तब, अगर नहीं भी ले रखे तब। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण है में विद्युत वाहक बल, याद आए ईएमएफ, अगर याद आ जाए तो बताइएगा,
EMF समानुपाती होती है, यानी समानुपाती का मतलब समान, जिस तरीके से इधर क्रिया बढ़ने का होगा उसी तरीके से सेम क्रिया उधर होगा बढ़ने का। अगर इधर मान घटता है तो समानुपाती का मतलब होता है कि अगर इधर मान आप घटाते हैं लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जिसके समानुपाती होगा तो उसका मान भी क्या होगा बच्चा, घटेगा। क्लियर है? हाँ। सिलेक्शन कौन से वीडियो में होगा मैम? तो बच्चा आपको हर एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें आपके हर एक टॉपिक पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको देखने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर क्या आएगा? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, जितने भी साथ में जुड़े हैं। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बच्चा, उनको शेयर कर दीजिए। पूरे 55 क्वेश्चन का सेट चल रहा है, पूरे 55 क्वेश्चन है टोटल आपके। आप जो लिख रहे हैं ना, तो ये किसके आपने अगर पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, साथ ही साथ आपके दाएं हाथ का नियम। अगर आप हाई स्कूल से तो नहीं कह सकते, लेकिन इंटर में ये दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ाया जाता है कि नहीं, बताइएगा। अगर आप पढ़े हैं तब आगे बात करें, अगर नहीं पढ़े तब उसके भी बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। आपने फराडे का नियम पढ़ा है बच्चा? फराडे का नियम, फराडे का नियम पूछा है कि फराडे के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। अगर आप ध्यान से किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए जिसमें फराडे के नियम से है, तो फराडे के नियम में पढ़ा पूछा है कि फराडे के नियम क्या है, कथन क्या है। तो आपको ध्यान से सुनिएगा। जब किसी परिपथ में गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, कौन से फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है, तो परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है आपका EMF जिसको आप बोलते हैं, वो उत्पन्न हो जाता है, यानी पैदा हो जाता है। तो जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। जिसका परिणाम, जिस तरीके से आप E बराबर लिखते हैं माइनस, माइनस ऋणात्मक परिवर्तन दर के क्या होता है, बराबर होता है। तो डेल्टा फाई हो जाएगा बेटा, और अपन डेल्टा टी हो जाएगा, यानी ऋणात्मक। ये किसका फार्मूला है? ये फराडे के नियम का फार्मूला है, जिसमें चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर पे समानुपाती होता है विद्युत वाहक बल। ऑप्शन नंबर डी। जितने विद्यार्थी ए कर रहे थे ना, वो देखना गायब हो जाएंगे। नहीं पता था, कोई बात नहीं रोशन चौधरी, अब तो सीख लेंगे। इसीलिए तो संडे स्पेशल क्लास रखा जाता है, जहां पर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आज के दिन कुछ इतना जानकर जाइए कि ताकि आपके एग्जाम का 20% हिस्सा यहां से तैयार हो। 20%। तो इसमें क्या है, फराडे के नियम में यह है कि ई जो होता है ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, लेकिन ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। और क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है कि फराडे के नियम का सूत्र क्या है। डायरेक्ट पूछा है कि फराडे के नियम का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है। तो नोट कर लीजिए, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, सभी के सभी। कितने चैप्टर खत्म हो गए हैं? पूरे आपके 12 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, बाकी आपके मान लीजिए 11 चैप्टर बचे हैं। तो 11 चैप्टर का जिस तरीके से 12 चैप्टर पढ़े उसी तरीके से 11 चैप्टर जो बचे हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे। कौन से मंथ पर एग्जाम हो जाएगा मैम? तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म का, उसके बाद ही एग्जाम आएगा। नोट कर लिया, फराडे के नियम का सूत्र क्या होता है, ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सभी लोगों ने नोट कर लिया? बिल्कुल। विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसमें अगर आप कहें कि आप नहीं बता सकते, तब हमें ए बी सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन है। किसके नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में संबंध बताना है। क्वेश्चन लग रहा है मिस प्रिंट हुआ है बच्चा, जहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। P बराबर वी आई अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, और वी एल के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में संबंध है। धारा तथा उसमें संबंध को पूछा है। नहीं पता चल रहा है कि मैम बहुत सारा सेक्शन है,
कौन से सेक्शन के वीडियो को देखें और वीडियो सब न्यू सब नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा बच्चा, न्यू वीडियो अगर नहीं मिल रहा है तो न्यू वीडियो मिल जाएगा। बी क्वेश्चन देखिए, अच्छा के नियम के अनुसार, रुक जाइए, ये वाला मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, जिसमें कथन आधा लिखा गया, इस वजह से आंसर भी डी ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि दो प्रतिरोधक तथा एक श्रेणी क्रम में जुड़े हो, दो प्रतिरोधक यानी दो प्रतिरोधक मान लीजिए R1 और R2 है, क्लियर, R1 और R2 है तथा एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्यांकी प्रतिरोध का मान क्या होगा, उनके तुल्यांकी प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये बताना है। और जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला बताइए, तुल्यांकी प्रतिरोध का मान क्या होगा। बिल्कुल, यदि दो प्रतिरोधक क्या क्या है, हम मान लिख दे रहे हैं। अरे बड़ा बेवकूफ लड़का है। R1, दो प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा। सभी विद्यार्थी एक बार ऑप्शन बताइएगा। मैम 12 बजे टेस्ट नहीं होगा, होगा बेटा 12 बजे टेस्ट होगा आपका। ये किसने कहा कि आपका टेस्ट नहीं होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। तुल्यांकी प्रतिरोध, सभी लोग ऑप्शन बता रहे हैं कि R1 प्लस R2, सी वाला R1 प्लस R2 हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़ा है, मान से ही पता चल रहा है श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं बच्चा, R1 प्लस R2 जोड़ देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, हो जाएगा। सभी का सवाल नहीं समझ में आया। फोन भूत जी अगर ये कह रहा है क्वेश्चन ना कि दो प्रतिरोध है R1 तथा R2, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो उनका तुल्यांकी प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा। टोटल प्रतिरोध आपका क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं बच्चा, समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं। सभी को क्लियर है, सभी विद्यार्थियों को क्लियर है कि नहीं, बताइए सभी विद्यार्थियों को क्लियर है ना। एक बार सभी के सभी लाइक एंड शेयर करते चलिएगा बच्चा पूरे क्लास को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में था कि ओम के नियम से, और सभी को पता है ओम के नियम के, यहाँ पर है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध, ये क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, हाँ लिख देते हैं हम, ओम के नियम से, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर यानी V, धारा यानी I में क्या सही संबंध है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में क्या आपका संबंध है, अब ये बताइए। यहाँ नेक्स्ट में ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार इनके बीच में क्या संबंध है। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो V होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, जानते हैं ना। तो यही V प्रोपोर्शनल टू I वाला जो संबंध है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। सभी विद्यार्थी का ए ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा, जिसको आप I बोलेंगे करंट, उसके बीच में सही संबंध यही होता है कि V प्रोपोर्शनल टू R। यहीं से प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या आ जाता है, यहीं से प्रोपोर्शनल हटाने के लिए R का यूज होता है, जो कि R एक प्रतिरोध है जिसका मात्रक आपको ओम में प्राप्त होता है, सही है ना। R प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या आता है, R आ जाता है, जहां पर R क्या है, एक प्रतिरोध है, एक कांस्टेंट है, जिसके वजह से आपको R का मान ओम मिलता है। सभी विद्यार्थी क्लियर हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। हाँ, सभी का आंसर ए आया, बिल्कुल।
जो आप सही श्रेणी क्रम का बता रहे हैं, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं बच्चा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। समांतर क्रम में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 हो जाता है। ये तो कॉन्सेप्ट हर एक विद्यार्थी का क्लियर है, चाहे वो हाई स्कूल से हो चाहे आप इंटर से हो। और आप ओम के नियम के अनुसार जानते हैं कि विभवांतर और धारा में क्या संबंध होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इक्वल टू R इंटू I हो जाता है। क्लियर है सभी विद्यार्थी? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। अब देखिए, अब ये विद्युत ऊर्जा का मान होगा, क्या क्या लिखा है, विद्युत ऊर्जा का मान होगा, मान, ये ऑप्शन आप कट कर दीजिए, ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, ऑप्शन हम दे देते हैं। बहुत गंदा क्वेश्चन बनाया है। विद्युत ऊर्जा का मान होगा, इसके आगे आपको बताना है। ऑप्शन ए है बेटा, ऑप्शन ए में दे रखा है आपका I स्क्वायर RT दे रखा है। बी में दे रखा है, बी में आपको दे रखा है I स्क्वायर R अपॉन टी, I स्क्वायर R अपॉन टी। सी में दे रखा है, सी ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है I स्क्वायर अपॉन R दे रखा है। डी ऑप्शन दे रखा है आपको, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है I स्क्वायर R अपॉन टी, I स्क्वायर R अपॉन टी। क्या है, विद्युत ऊर्जा का मान होगा, ऑप्शन ये है, विद्युत ऊर्जा का मान होगा। केवल फार्मूला आपसे पूछा है, इसीलिए फार्मूला रिवीजन कराते हैं बच्चा, इसीलिए आपका सभी विद्यार्थियों का फार्मूला रिवीजन कराते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा का मान होगा, अब विद्युत ऊर्जा का क्या मान होगा आपको बताना है, विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन ए दे रखा I स्क्वायर RT दे रखा है, बी वाला दे रखा I स्क्वायर अपान RT, सी ऑप्शन में दे रखा I स्क्वायर अपान R, और डी में दे रखा बच्चा I का स्क्वायर R अपॉन टी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा सही आपका? जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, मान दे देगा, विद्युत ऊर्जा के लिए आपको मान दे देगा और पूछेगा। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा बेटा कि W बराबर, आप फार्मूला जब किए गए कार्य बराबर निकालते हैं, W बराबर फार्मूला तो VIT आता है कि नहीं, फार्मूला याद आ रहा होगा तो बताइएगा। W बराबर VIT, यहीं से निकलता है W बराबर, क्या निकलता है W बराबर I का स्क्वायर RT, I का स्क्वायर RT आता है ना। तो कौन सा फार्मूला होगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा फार्मूला होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और सभी के सभी विद्यार्थी जितने जुड़े हैं ना, तो कम से कम ये फार्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पर नोमेरिकल सॉल्व करने को देगा। नोमेरिकल देगा कि V का मान दे देगा वोल्ट में, I का मान एम्पियर में दे देगा, T का मान सेकेंड में दे देगा, किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो जब ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, देखिए आ गया क्वेश्चन आपके सामने, आ गया, जिस फार्मूले की बात किए थे उस पर आधारित प्रश्न आ गए, उस पर आधारित प्रश्न आ गए। अब इसको आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोध तार को कितना वोल्ट, V दे रखा है कितना, 12 वोल्ट, बिल्कुल 2 मिनट के लिए कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। एम्पियर धारा कितनी दे रखी है, 3.5 एम्पियर दे रखी है क्वेश्चन में, ये 12 वोल्ट। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है T 2 मिनट, 2 मिनट, और 2 मिनट को चेंज करेंगे बच्चा सेकंड में, क्योंकि सबसे छोटी इकाई समय का सेकंड होता है, यानी 2 गुणे 60 कर देंगे तो आपको मिलेगा 120 सेकंड। क्लियर हुआ, यानी आपको V मिल गया,
आई मिल गया, टी मिल गया। अब कौन सा बच्चा है जो नहीं लगा पाएगा? मैम मेरा नाम नहीं ले रही है, दीपक राजक, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए आपको फार्मूला याद है कि नहीं अभी पिछले वाले में? एक बच्चा बोल रहा है विशाल वर्मा कि अरे यार तुम लोग पागल हो सब। तो बच्चा तुम तो रांची में होगे, विशाल तुम तो रांची में होगे, जब पागल इधर हैं तो पागल के कार्यकर्ता जब बता रहे हैं कि यहाँ पे सब पागल हैं तो तुम रांची में हो, तभी तो तुम बता रहे हो कि सभी पागल हैं। गजब। अब तार में ऊर्जा बताना है, क्या बताना है? तार में ऊर्जा बताना है। नहीं बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे मैम? अभी तो फार्मूला हमको बताया गया VIT वाला। अब मान रख दीजिए, V का मान 12 वोल्ट, I का मान 3.5, समय का मान आपने अभी बताया कितना, 120 सेकेंड। अब 120 का गुणा कर दीजिए। किस विद्यार्थी का आंसर नहीं आया है? 500, 5040, 5040, 5040, 60 किसका आया है? दीपक। 5060 कैसे आएगा? मल्टीप्लाई भी करना भूल गए क्या? आज संडे है तो गुणा करना भी भूल जाएंगे, जोड़ करना भी भूल जाएंगे, है कि नहीं? तो क्या आएगा आपका? 500, 5040, 5040 जितने विद्यार्थी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आप यहीं से करेंगे तो 12 12 144 होता है, जीरो, और 3.5 का गुणा करेंगे, अगर इधर दे देते हैं तो आ ही जाएगा आंसर 5040 जूल। एकदम आप देख लीजिए, फार्मूला बेस क्वेश्चन है। जिस तरीके से बताया गया था कि फार्मूला बेस क्वेश्चन आता है और तुरंत का तुरंत आपको न्यूमेरिकल भी फार्मूला बेस मिल गया, है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कौन कर रहा है भाई? कौन है ये? रुपेश कुमार जी, ध्यान से आंसर करिए। आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं, आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हैं। सी ऑप्शन होगा, 5040 वाला आंसर होगा बेटा, 5040 वाला आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए, अब ये तो हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा न बताए। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है कि जिसको डाउट है कि मैम हम नहीं बता पाएंगे, तो वो आप हाथ खड़े कर दीजिएगा कि हमें नहीं पता है। ऑप्शन में गलत ऑप्शन मत दीजिएगा। बताइए, बताइए इसका आंसर। कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर होता है? कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर होता है? अब विद्यार्थी आंसर भी दे रहे, किस डी ऑप्शन किसने बताया है? मनीष कुमारी, अरे कौन है ये, नाम पढ़ लेते हैं। मानसी कुमारी, सुमंत कुमार, सन्नी कुमार, दो विद्यार्थियों ने दिया है, स्नेहा ने भी दे रखा है। सभी का आंसर डी आ रहा है। भीख ने तो पूरा इक्वेशन ही भेज दिया, शाबाश। बी कौन कर रहा है भाई? बी, ऐसा कौन सा विद्यार्थी? प्रिंस ठाकुर, कहां से? ओम को कभी आपने इस तरीके से कूलाम पर सेकेंड में व्यक्त किया है? ओम को आपने कभी भी कूलाम पर सेकेंड में व्यक्त किया है? ओम में कहा कूलाम है, और कूलाम किसका होता है? आवेश का होता है। आपको ओम के नियम में कहीं क्यू दिखाई दिया है तो बताइए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैम ओम के नियम से है, तो ओम के नियम में अगर आपको कहीं क्यू यानी आवेश, चार्ज जिसको बोलते हैं, दिखाई दिया है तो बता दीजिए, हम भी थोड़ा सा सर्च करेंगे इस पे। गजब, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आई इक्वल टू, अब देखिए बता रहे, नोट करते चलिएगा। फार्मूला रिवीजन करवा रहे हैं। कितने विद्यार्थियों के कमेंट थे कि मैम पूरे 1 से लेकर 23 चैप्टर तक का फार्मूला लिखवा दीजिए, तो नोट करिए। अब नोट करने में आपको क्या हो गया? आई बराबर क्यू अपॉन टी, याद आ रहा है? आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी क्यू बराबर आई इंटू टी। अगर पढ़ा है तो बताइए। फार्मूला है कि अगर आपको आवेश दे रखा हो, समय दे रखा हो और एम्पियर धारा निकालना है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी का फार्मूला यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्यू को क्या किसमें व्यक्त करते हैं? कूलाम में व्यक्त करते हैं, बिल्कुल।
आई को किस में व्यक्त करते हैं बेटा? सेकेंड में व्यक्त करते हैं। तो कूलाम पर सेकेंड किसके बराबर हो गया? आई, यानी करेंट एम्पियर के बराबर। एम्पियर के बराबर हो गया। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्यू क्या हो गया? आपका कूलाम हो गया। टी आपका सेकेंड हो गया, यानी कूलाम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी जितने भी विद्यार्थी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और जो विद्यार्थी ओम कर रहे हैं तो ओम के नियम में कहीं भी आपको क्यू नहीं दिखा होगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वहां पे आवेशों का आदान प्रदान होता ही नहीं है। तो कहां से आप ओम नियम करेंगे बच्चा? नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब कोण, अब ये आप जिसकी कहते हैं ना आंखों के लिए ये क्वेश्चन है, जिसपे आपने अगर प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का आभासी होना, वास्तविक होना, साथ ही साथ उनके आकार का बड़ा होना, छोटा होना, इस तरीके के प्रतिबिंब संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके लेंस से, दर्पण से, अवतल से, उत्तल से, उन पर आधारित क्वेश्चन है बेटा, उस पर आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है। कोण, जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनती है, अगर वो कोण जो हमारी आंख पर बनती है क्या कहलाती है? समकोण। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है समकोण का, क्योंकि यहाँ पर समकोण का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम 90 डिग्री पर ही कोई चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने कर रहे हो तो पहले ही कट जाएंगे। फोन भूत बता रहे हैं कि दर्शन कोण, बिल्कुल सही। दर्शन कोण यानी जो कोण बनता है, कोण जो कि हमारी जो कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है, हमारी आंख पर बनती है, वो कौन सा कोण कहलाता है? दर्शन कोण कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नहीं तो आप क्रांतिक कोण लगाइएगा, समकोण लगाइएगा, यही दो लगाएंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो दर्शन कोण टिक करेंगे। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संबंध बताना है। सही, अगर आप तीसरा नहीं चौथे चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो चौथे चैप्टर में बेटा हमने पढ़ाया है कार्य, ऊर्जा, शक्ति। क्या पढ़ाया है? कार्य पढ़ाया है, ऊर्जा पढ़ाया है और शक्ति को। अगर आप पढ़े हैं तब, और नहीं पढ़े तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं पढ़े तब कोई बात ही नहीं है, अगर पढ़े हैं तब उसके लिए है। बताइएगा। आपको सही संबंध बताना क्या होगा? आपने 1 वाट बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर जानते हैं, या 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू एम्पियर जानते हैं, या 1 वाट बराबर 1 बटा वोल्ट गुणे 1 एम्पियर जानते हैं, या 1 वाट बराबर 1 एम्पियर पर वोल्ट जानते हैं। अब सही ऑप्शन बताना है बच्चा, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? और सभी विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। अरे मतलब मन प्रसन्न हो गया कि मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर जानते हैं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है P बराबर V इंटू आई। याद आया? P बराबर V इंटू आई। अगर आपसे पावर, अगर शक्ति पूछा जाए, अगर आपको V पता है और I पता है, उसका मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा कर देंगे तो आपको शक्ति मिल जाएगा। यानी P बराबर 1 वाट, तो इधर क्या मिल जाएगा? V 1 वोल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल सही। और इधर क्या मिल जाएगा? 1 एम्पियर मिल जाएगा। ये एकदम सही एवं सटीक संबंध है कि नहीं? है ना? तो P बराबर V इंटू आई, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। जहां पर P आपके वाट को प्रदर्शित करता है, V वोल्ट को प्रदर्शित करता है और I एम्पियर को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी को क्लियर है? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में यस लिख के रिप्लाई करिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अब अदिश और सदिश राशि से क्वेश्चन है। आप कहेंगे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं?
अरे पूछे जाते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर आपका मापन, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां, स्टेरेडियन, पूरक मात्रक, ये सबके क्वेश्चन है। सदिश अदिश राशि से क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन है। अब पूरा का पूरा पेपर आप एंट्रेंस एग्जाम का देखिएगा, सेमेस्टर के एकेडमी से ही मिलेगा आपके, रेसवा एकेडमी से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। अब बस आप एग्जाम देकर आइएगा, फिर बताइएगा। अब बताइए निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अब ऐसा कौन सा बच्चा है जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो बल आप जानते हैं F बराबर m में होता है, जो कि सदिश राशि के अंतर्गत आता है, जिसका मात्रक न्यूटन होता है कि नहीं। ये तो आपकी सदिश राशि हो गई। ऑप्शन ए इसी तरीके से कट गया। अगर जो विद्यार्थी बल को अदिश राशि मानते हैं वो तो पहले ही नेगेटिव मार्क्स में जाएंगे, उनका नंबर कहाँ जाएगा, ऋणात्मक में जाएगा, माइनस में जाएगा, जाएगा ना। और चाल, चाल बेटा चाल, चाल भी कैसी राशि है, चाल भी आपकी सदिश राशि है, जिसको आप स्पीड बोलते हैं, स्पीड। ठीक। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन भी आपकी सदिश राशि है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बचा, जो कि अदिश राशि है, आयतन। बिल्कुल सही। अगर जो विद्यार्थी आयतन को अदिश राशि मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि आयतन आपकी अदिश राशि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का क्लियर है। अब कहिए कि मैम जी हमारा नाम ले लीजिए, तो आज संडे है, नाम हम जपने नहीं आए हैं, क्वेश्चन करवाने आए हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन करिए। पूरे 23 चैप्टर का आपका रिवीजन होगा, साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लाया गया है, जिससे आपके मॉडल पेपर के दौरान आपका चैप्टर रिवीजन हो, चैप्टर में पूछे गए क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो। पूरा आज का यही है। मैम जी आज आग, अच्छा अलग से फार्मूला चार्ट लगवा दीजिएगा। अरे बेटा जैसे आप बोल देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं ना 2 लाइन में, उस काम को करने में समय लगता है। हाँ, कहावत है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। तो कहना आसान होता है, उसको करना और आपके सामने प्रस्तुत करना ये बहुत कठिन है। थोड़ा समय दीजिएगा, काम करवा दिया जाएगा, लेकिन समय दीजिएगा। अब ये सोचिए कि आज ही के क्लास में हो जाए तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बंद नहीं, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण कितने डिग्री का होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि दो सदिशों का परिणामी यानी r का मान मैक्सिमम कब होगा, जब उनके बीच का कोण कितने डिग्री का होना चाहिए। अगर आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा तो r बराबर अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही पढ़ा होगा ना बेटा, यही पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ाया भी गया होगा। बिल्कुल। तो अब इसमें कि थीटा का मान कितना रखें कि आर का मान मैक्सिमम आ जाए। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, अगर पता है तो कहीं ना कहीं खुशी होगा कि आपको चैप्टर याद है, और दिए गए फार्मूले में थीटा का मान 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 डिग्री पर क्या होता है, 180 डिग्री पर क्या होता है। बड़ा खुशी होगा ये जानकर कि अभी तक आपने याद कर रखा है। मैम मुझे भेज दीजिएगा, नहीं बना दूंगा। ठीक है सचिन रोनियार जी, आप बनाकर हमें भेज दीजिएगा, और उसको और अच्छे से आपके सामने थोड़ा सा विश्लेषण करके हम प्रस्तुत कर देंगे। और बताइए। बिल्कुल सही, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है 0 डिग्री, सभी का आंसर आ रहा है 0 डिग्री, कि दो सदिशों का परिणामी अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान बच्चा 0 डिग्री होगा, और काश 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और जब ये 1 हो जाएगा तो r बराबर कहीं ना कहीं आप जानते हैं p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा। तो ये कौन सा फार्मूला दिखा, अगर देखा जाए तो p प्लस q का होल स्क्वायर दिखा, तो बाहर आ जाएगा तो p प्लस क्यू। तो ये r के मैक्सिमम वैल्यू को प्रदर्शित करता है, थीटा बराबर 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, बल का सीजीएस में मात्रक क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर आना चाहिए,
बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा। बताइए ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। चाहे बल का पूछ दे, चाहे कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछ दे, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप अदर मात्रक में क्या प्रदर्शित करते हैं और क्या कहा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा? बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताना है बच्चा, क्या होगा? सभी का आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का। और बाकी विद्यार्थी अभी तक जो नहीं जुड़े उनको शेयर करिए, क्लास को पूरी तरीके से शेयर कर दीजिए। जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चा, आप पूरा क्लास में फिजिक्स का पेपर यहां से फंसाने की पूरी टारगेट है और उम्मीद है, खासकर विश्वास है कि पूरा का पूरा पेपर लड़ेगा। आप देखिएगा, बताइएगा तो क्या होगा? बल का सीजीएस, अगर कहा जाए बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक, और आप जानते हैं, आपने नोट भी कर रखा है, आपने पढ़ रखा है, कहा जा कहीं ना कहीं आपने याद कर रखा है, डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में मात्रक बेटा, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? बल का डाइन होता है, डाइन। और जिन विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल सही दिया है। डी कौन दे रहा है? इनमें से कोई नहीं, मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं। जो डी दे रहे हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं जानते। इनमें से कोई नहीं का मतलब यही होता है कि विद्यार्थियों को कुछ पता नहीं है। ठीक है, हाँ, आपके लिए है वो ऑप्शन। नेक्स्ट पे आइए, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों का, जितने जुड़े हैं सभी का। आइए अब देखिए, अब सही संबंध बताना है। सीधे फार्मूला बेस क्वेश्चन आया है और आप नोट कर रहे बच्चा, सीजीएस पद्धति में मान सदिश सदिश राशि से क्वेश्चन पूछे गए, आर का मैक्सिमम वैल्यू, सही संबंध को पहचानना, दिए गए फार्मूला बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बताइए, इतना एकदम मॉडरेट लेवल का पेपर बना के लाए, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर दोनों विद्यार्थी इस पेपर को देते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने बल आघूर्ण पढ़ा है, 5वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो ये टाउ उसी में आपको दिखा होगा। ये टाउ आपको कहां दिखा है? उसी में दिखा है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर F इंटू डी, बीच की लंबवत दूरी। याद आया? सभी को याद आ गया होगा। टाउ बराबर F इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बस आप आंसर बताते चलिए, साथ साथ रिवीजन करते चलिए किस चैप्टर से है। बल आघूर्ण क्या कहलाता है? अब देखिए, अभी आपसे पूछा कि बल आघूर्ण का क्या फार्मूला होता है, सही संबंध बताइए। अब आपसे पूछ रहा है कि बल आघूर्ण क्या कहलाता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप बल आघूर्ण को क्या कहेंगे? बल आघूर्ण यानी टाउ बराबर, आप जानते हैं टाउ बराबर F इंटू डी होता है ना, फार्मूले से टाउ बराबर F इंटू डी होता है। तो कहीं ना कहीं आपने W बराबर भी पढ़ा है बच्चा, F इंटू डी। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो ये टाउ क्या हो गया? टाउ किया गया कार्य हो गया। टाउ क्या है बच्चा? किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? कि हमने पढ़ रखा है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन दूरी, और हमने टाउ बराबर यानी बल आघूर्ण बराबर पढ़ा है बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी का मल्टीप्लाई। दोनों क्लियर है? बिल्कुल। गजब हार्ट भेजे जा रहे हैं। मैम जी इस क्लास कब से एंड होगा? तो बच्चा जब तक पूरे प्रश्न खत्म नहीं हो जाते तब तक क्लास एंड नहीं होगा। और बता दो, सी किया गया कार्य के बराबर होता है। टाउ बराबर F गुणे डी, इसका मात्रक क्या होगा? टाउ का मात्रक क्या होगा? मात्रक, तो F का मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल न्यूटन। D आपका मीटर हो जाएगा, मीटर, मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर होता है इसका मात्रक। क्लियर है? न्यूटन मीटर होता है मात्रक। वीमी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? वीमी सूत्र नोट कर लीजिए। वीमी सूत्र क्या हो जाएगा? MLT-2 बल का होता है, और D जो कि L है तो L हो जाएगा यहाँ, तो मिल गया M
Ml2T-2। यानी देखा जाए तो कार्य का भी बीमी सूत्र ये है और बल आघूर्ण का भी बीमी सूत्र क्या है आपका, वो है Ml2T-2। यानी क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था, उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके मात्रक से, उसके बीमी सूत्र से सभी का सॉल्यूशन करवा दिए हैं कि बीमी सूत्र क्या होता है और मात्रक क्या होता है। नोट कर लीजिएगा बच्चा, बिल्कुल। Ml2 शिवम भूमिहार, Mlt-2 आप जिसका बता रहे हैं वो बल का होता है, लेकिन बीच की जो दूरी है बच्चा, ये जो दूरी है d लंबवत दूरी, जिसको आप मीटर में मापेंगे तो उसका भी तो मल्टीप्लाई करेंगे L का, तब जाके होगा Ml2T-2 होगा। नोट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और किया टाउ क्या है, किया गया कार्य के बराबर होता है, जो कि W बराबर आप जान रखे हैं क्या हो जाता है। आ जाओ भाई, अब देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अब ऊर्जा का मात्रक, अभी आपसे टाउ वाले मात्रक को हमने बताया था कि टाउ का मात्रक क्या होता है, किए गए कार्य का मात्रक क्या होता है। अब पूछा है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। मैम जी यूपी की ईडी क्लास कब से स्टार्ट होगी। बच्चा ईडी की क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग की सर पढ़ाते हैं 2 बजे से, रेगुलर चलती है। हाँ तो आप उस टाइम ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चन आपके नहीं हो पाते सर से पूछ लीजिए। और बताइए, अब इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे चल रहे हैं क्या, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या है, ऊर्जा का मात्रक बताना है, ऊर्जा का मात्रक। अब जूल जूल इंटू सेकेंड होता है या जूल पर सेकेंड होता है या किलोवाट होता है या किलोवाट घंटा, बताइए इसका मात्रक क्या होगा। देखो गजब, मतलब हमको नहीं उम्मीद था कि आप इस तरीके से गलत आंसर करेंगे। किसी का भी आंखें तरस गई सही आंसर देखने के लिए। सृष्टि कुमारी का सही आंसर आया है, सृष्टि कुमारी बिल्कुल सही बच्चा। अर्जुन कुमार का सही आंसर आया है, सृष्टि और अर्जुन दोनों का सही आया। बाकी सभी अपने मन में छापे जा रहे हैं, जो भी समझ में आ रहा है सब लिख दे रहे हैं ना। मेरे को ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। भीख कुमार जी आपको ऑप्शन इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपने ऊर्जा नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा होता तो ऑप्शन की आपको जरूरत ही नहीं होती। 1 लाइनर क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन दिए आप इसका आंसर कर सकते थे, बिना ऑप्शन दिए। नीरज यादव का भी आंसर सही है भाई, नीरज यादव का। अरे सही में ऊर्जा का मात्रक पूछा, ऊर्जा एनर्जी। क्या आप आंसर दे रहे हैं, एक बार आप सोच लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आंसर क्या होगा। अरे क्या लिखा है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। ऑलराउंडर नाम लिखे हो, ऑलराउंडर। अब हिंदी नहीं समझ में आ रहा है तो वन राउंडर हुए ना। फिर अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा है बच्चा तो नाम में काहे लिखे हो ऑलराउंडर, तब तो तुम्हारा नाम 1 राउंडर होना चाहिए कि बस एक भाषा पर आप डिपेंड हो। ठीक है, तो इसका ऊर्जा का मात्रक पूछा है, तो ऊर्जा का मात्रक अगर आप देखेंगे तो किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा को जब बदलते हैं तो कहाँ जाता है, जूल में। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक होता है। और उष्मा को ही कहीं ना कहीं हम ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। कौन कहेगा कि आपको आंसर नहीं आ रहा था, बताइए। और आपने पढ़ रखा है 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, याद है 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल। भूल गए क्या, भूल गए। क्लास खत्म, दिमाग से गया ऑप्शन क्लिक, खत्म। क्लास खत्म, दिमाग से आंसर भी गया खत्म, यही है। अब तो क्लियर हो गया होगा। कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए, किलोवाट घंटा को जब किलोवाट घंटा को ही आप जूल में परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करते हैं ये भी हमने क्लास में बता रखा है, बताया है कि नहीं बताया है। कितनी बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, किलोवाट घंटा को कितने में व्यक्त कर सकते हैं, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। यानी एक ही क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से रिपीट होके आ रहा है, तब भी आप आंसर गलत कर रहे हैं, तब भी आप आंसर
गलत कर रहे हैं। ले दीपांशु क्रिएटर फिजिक्स में मैं तो बैक लग जाएगा, ये हो ही नहीं सकता दीपांशु, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ न कुछ परिभाषा लिखे होंगे, बीमी सूत्र लिखे होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा उसका परिभाषा के साथ उदाहरण सहित व्याख्या किए होंगे तो 20 नंबर आपके आ जाएंगे, और बैक 17 नंबर से कम आने पर लगता है। सही है, जानकारी अधूरी तो नहीं ना है। जानकारी अगर आपको लग रही अधूरी है तब आपको बैक लगेगा, और आपके जानकारी के लिए 17 नंबर भी आप फिजिक्स में पा जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। आ जाइए क्लास में आप। तो डी ऑप्शन होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चा? डी होगा, जिसको किलोवाट घंटा, कहीं ना कहीं आप जूल में उसको व्यक्त करते हैं, जो कि ऊर्जा यानी उष्मा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6, जिसको कहते हैं वो जूल में व्यक्त किया जाता है। एकदम सही। हाँ, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई। अब आपको एक चित्र बनाते हैं, चित्र बनाना भूल गया है, क्वेश्चन में चित्र बनना भूल गया है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो आप लगाएंगे कैसे? आप भी तो कहेंगे अरे मैम क्वेश्चन आधा अधूरा है। तो देखिए क्वेश्चन में चित्र क्या है वो हम बता देते हैं, किस तरीके से चित्र बना है। अरे क्वेश्चन कुछ भी दे हम बना देंगे, आप परेशान मत होइए कि हम नहीं लगा पाएंगे चाहे हमको नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से बना है बेटा, और ये इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पर 2 ओम दे रखा है, और यहाँ पर भी 2 ओम दे रखा है। यही फिगर बना हुआ है, ये फिगर है। और आपको दो, अब बताइए इस तरीके का क्वेश्चन अगर फिगर के द्वारा आ जाता है, और ए और बी के बीच का तुल्यांकी, यानी ए और बी के बीच का तुल्यांकी प्रतिरोध पूछा है। किस क्रम में जुड़े हैं ये दोनों? ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? अगर देखा जाए तो ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में बच्चा? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना हमने नहीं सिखलाया है आपको। समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में प्रतिरोध, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही बताए थे, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R1 1/2, इधर 1/2, अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा, कट के आ जाएगा 1, तो मान क्या आ जाएगा बच्चा? 1। यही ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन किसने नहीं लगाया होगा? हमें तो उम्मीद नहीं है कि किसी ने नहीं लगाया होगा। लगा है? बिल्कुल लग जाएगा ना, लग जाएगा। अगर बच्चा इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं कि मैम ने क्या पूछ दिया। अगर यहां पर हम दे देते हैं 3O और यहां पर दे दिए 3O, तब मान क्या होगा? तब आपका प्रतिरोध क्या होगा? तब आपका प्रतिरोध यानी कैपिटल आर क्या होगा? अगर जिनको आएगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें सभी विद्यार्थी। अब बताओ, अब तो फिगर दे दिए हैं। अभिषेक कुमार सिंह जी, अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को तो फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इनको इस तरीके से ऐड कर देना है फ्रैक्शन को। फिगर दे रखा है, हमने मान को चेंज कर दिया, अब दे दिया 3 ओम, नीचे भी 3 ओम दे दिया है। अब मान क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सभी का आंसर आना चाहिए। इम्तियाज अली का आ चुका है, अजीत कुमार का आ चुका है, साक्षी का आ चुका है, बिल्कुल भीख का भी आंसर आ चुका है। बताइए। आंसर आया जा रहा है बिल्कुल। और आपने अभी जस्ट आपको हमने पढ़ाया भाई, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि समांतर क्रम में प्रतिरोध को क्या करना है? 1 बाई करके जोड़ देना है।
तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 1/r बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा। सभी का आंसर आया है, देखा 3/2 हो जाएगा। कैसे जोड़ रहे हैं 3/2 हो जाएगा बेटा 3/2। कहां से है देखिए दोनों का एलसीएम बराबर है 3, 1 को जोड़ दिए 2 और 1/r निकाले हैं 1/r 2/3 है। और जब r निकालेंगे ना तो ये पलट जाएगा, उलट जाएगा, जिसको बोलते हैं विपरीत हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, 3/2 बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं अब क्वेश्चन पे। आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि एक ही है। आवेश का प्रवाह होता है। अगर आपने आवेश के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो पहला पॉइंट है कि आवेश का प्रवाह किसमें होता है, बताइए आवेश का प्रवाह किसमें होता है। आवेश का प्रवाह तो सभी विद्यार्थी जानते हैं आवेश का, अभी जस्ट फार्मूला लिखवाया था भाई, I बराबर Q/T लिखवाया था, जहां पर Q क्या है आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, और T क्या है T बच्चा आपका समय है, और समय का मात्रक क्या होता है समय का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम पर सेकंड किसके बराबर दिए गए धारा यानी एम्पियर के बराबर होता है। तो वही बात आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आवेश का प्रवाह कहाँ होता है। तो आवेश का प्रवाह कहाँ होता है बच्चा धारा में होता है। ऑप्शन नंबर सी पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने है, फार्मूले के साथ मात्रक के साथ कहां से उत्पत्ति होती है सभी क्वेश्चनों का। अब बताइए इतना सुपर सीरीज आपके लिए चल रहा है। मैम बाय टेस्ट स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं आप टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हमको बाय बोल के जा रहे हैं, गजब। विद्युत धारा में बिल्कुल सही रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये आपको बताना अभिकेंद्रीय बल, हमने जिस तरीके से कहा था बच्चा कि फार्मूला बेस क्वेश्चन है, पूरे फार्मूले पर बस आपको, अगर आपने फार्मूला आपने याद कर रखा है तो फार्मूले का यूज करके सीधे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। फार्मूला बेस क्वेश्चन है बेटा, फार्मूला बेस, सीधे फार्मूले का यूज करना है सीधे। अब देख लीजिए अब फार्मूला कहाँ यूज करना है आपको बताना है। क्या है अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला, अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल जिसको आप F से प्रदर्शित करते हैं mv का स्क्वायर बाई r, यही होता है ना mv का स्क्वायर बाई r। फार्मूला भी लिख दिया और नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी कि अभिकेंद्रीय बल F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होता है। इसका मान क्या होगा, कितने चैप्टर का हुआ है बच्चा, पूरे 23 चैप्टर तक का क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं पूरा 23 चैप्टर। मैम न्यू स्टूडेंट हूँ, समझ में नहीं आता है कि कौन सा वीडियो देखूं। काजल शुरू से देखिए बेटा, शुरू से मापन से लेके पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, चैप्टर वाइज आप देखते जाइए आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। सीधे फार्मूले में मान रख देना। देखिए m दे रखा है 500 केजी, v दे रखा है 36 किमी प्रति घंटा में दिया है, तो इसको किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। किस में चेंज करेंगे बच्चा मीटर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 दूना क्या हो गया 36, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड में हो गया। मीटर पर सेकेंड में आपने v को चेंज कर दिया। 50 मीटर की त्रिज्या दे रखी r, मान रख दीजिए बेटा। m हो गया आपका 500, v हो जाएगा 10 गुणे 10 क्योंकि 2 बार है, r का मान आ जाएगा 50। तो 0 से 0 खत्म, अब 5 से ये गया खत्म 10 बार में, तो कितना आ गया 1000 न्यूटन। अब किस विद्यार्थी का आंसर नहीं आया है भाई 1000 न्यूटन, किसका आंसर नहीं आया है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, बिल्कुल 1000 न्यूटन तक पूरा आंसर आया है, 1000 न्यूटन तक। क्लियर है। अब देखिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि फार्मूला क्या है, तो फार्मूला इसीलिए आपको नोट करवाते जा रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनका एक बार पूरे चैप्टर से फार्मूला रिवीजन होगा। सभी विद्यार्थियों का पूरे 2023 में कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, तो आयुष कुमार जी अगर डेली क्लासेस में आपके अभी तक 12 चैप्टर तक कंप्लीट हुआ है, पूरा 23 चैप्टर तक आपके सिलेबस में पॉइंट आउट से पूछा जाता है। दीपक कुमार जी बोल रहे हैं आई एम स्टडिंग इन जेपी समस्तीपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वेलकम है बच्चा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर है कि सेकंड सेमेस्टर है आप, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के रहे होंगे तो आपने फिजिक्स का पेपर तो दिया ही होगा। दीपक यादव बताइए, आंसर क्या आएगा इसका? आयुष कुमार जी मैम ऐप पर केवल 4 चैप्टर ही हुआ है। ऐप पर थोड़ा पीछे होगा, लेकिन बाकी क्लासेस आप लाइव क्लासेस में अगर जुड़ते हैं बच्चा 11 बजे डेली फिजिक्स के एंट्रेंस एग्जाम में, तो वहां आपका एक 12वां चैप्टर कंप्लीट हुआ है। बाकी चैप्टर आपको मिल जाएंगे ऐप पर। अब आ जाइए, इसमें क्या दे रखा है, त्वरण का फार्मूला लगाना है। त्वरण का अगर याद होगा त्वरण का तब तो लगाएंगे। त्वरण का फार्मूला लगाना है भाई, बताइए। त्वरण के फार्मूले से सीधे क्वेश्चन को लगाना है। अगर त्वरण का फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा तब, और नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लगा पाएंगे। आंसर क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए, अगर पढ़े हैं तो इसका फार्मूला बताइए कि इसका फार्मूला क्या आएगा। हाँ, एक बार सभी विद्यार्थी फार्मूला बताइए इसका। मोटरसाइकिल का त्वरण पूछा है, क्या क्या दे रखा है, v दे रखा है। v कितना दे रखा है, 400 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। त्रिज्या दे रखा है आपको 160 मीटर, और a पूछा जा रहा है, a पूछा जा रहा है, a बच्चा। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a बराबर v स्क्वायर अपान r, बस लिख दीजिए a बराबर v का स्क्वायर अपान r, a बराबर v का स्क्वायर अपान r। सीधे फार्मूले में आप मान रख दीजिए 400 गुणे 400 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है, बटे में r 160। तो जीरो से जीरो खत्म, 4 के पहाड़े से कट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 10 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। इसको कट करेंगे 4 से तो ये कहीं ना कहीं 100 बार में खत्म हो जाएगा। तो मिला कितना बेटा, 1000। 1000 मिल गया, कितना मिल गया, 1000। 1000 को आप क्या कहते हैं, 1 किमी पर सेकेंड। क्या कहते हैं, 1 किमी पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 1 किमी पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है। कौन सा आवेश दिया गया बच्चा, ऋण आवेश दिया गया है। तो उसमें बताना है कि उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक साबुन के बुलबुले पर ऋण आवेश दिया गया है, तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए करके, बी करके, सी करके। तो क्या होगा बच्चा, एक साबुन के बुलबुले पर ऋण आवेश दिया गया है, तो उसकी त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सीधे बढ़ जाता है, क्योंकि आपने पृष्ठ तनाव पढ़ा होगा तो उसमें माइनस चिन्ह आ जाता है, जिसके वजह से ये होता है कि उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सीधे ऑप्शन पे टिक करेंगे बी। नोट कर लीजिएगा कि साबुन के बुलबुले में अगर माइनस चिन्ह दिखे तो माइनस का मान होता है कि त्रिज्या का मान बढ़ जाना, बढ़ जाना। सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन है। अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी था बच्चा कि बताना कि सिलिकॉन क्या है। अर्धचालक है, प्लास्टिक है, कुचालक है, शर्करा है। और सभी विद्यार्थी जानते हैं सिलिकॉन क्या है,
12th का एग्जाम दिया है, पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विशाल यदुवंशी जी, अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो केवल एकमात्र सहारा आपके लिए है रेसवा एकेडमी, और आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस पॉइंट आउट से पीडीएफ नोट्स, क्लासेस, लाइव डेली क्लासेस, सब चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या है बच्चा? सिलिकॉन नोट कर लीजिए, सिलिकॉन आपका अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर ए। जितने विद्यार्थी कर रहे हैं बिल्कुल सही। अंजलि का है, और किसका है? रजनीश का है, गणेश का है, शिवानी का भी है। सभी का कौन से चैप्टर चल रहा है? ये सिलिकॉन, ये धातु अधातु वाला चैप्टर जो है ना वो चल रहा है। अगर आपकी बुक ले रखी है तो मिला लीजिए। नेक्स्ट, क्रिस्टली ठोस है। अगर क्रिस्टलीय ठोस, जिसको कहते हैं आपकी क्रिस्टली क्लियर है मेरा, तो उसी पर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है? कांच है, चालक है, रबड़ है, या इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टलीय ठोस क्या है बच्चा? ऑप्शन देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो ऑप्शन इसमें कट हो गया है, बता देते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, आ जाओ भाई। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? शर्करा। एक बी सी, ये डी है, और एक ई ऑप्शन में डाल दीजिए शर्करा। शर्करा, ई ऑप्शन क्या हमने दे रखा है? शर्करा। और बताना है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस शर्करा है। क्या है? शर्करा। जो ये शर्करा ऑप्शन दे रखे हैं यही एक क्रिस्टलीय ठोस है। बाकी जैसे भी आपके हैं, जैसे जबकि कांच और प्लास्टिक, कांच प्लास्टिक, कांच प्लास्टिक और रबड़, कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ और रबड़, ये तीनों क्या है बच्चा? ये तीनों अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है, नोट कर लीजिए। क्या कि कांच, प्लास्टिक, रबड़ आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जबकि ये जो शर्करा है ये क्रिस्टलीय ठोस है। बिल्कुल। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, आपने क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन थे जिसमें सभी विद्यार्थी जुड़े हुए थे, सभी के सभी जो आपके सेमेस्टर वाले हैं, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर हैं, सभी को बता दीजिए, जहां पर आपके पूरे हुबहू प्रश्न पत्र जो कि 2023 का एग्जाम देकर आए हैं, पूरा का पूरा मैच किया है, पूरा का पूरा। और आपको इस इवेंट पर एक बार दिखा दिया जाएगा, आपको लगेगा कि कहने मात्र से है, बस कहा जाता है, तो आपको पूरा साक्ष्य दिखाया जाएगा जो कि प्रश्न पत्र पूछे गए हैं और जो क्लास के प्रश्नों में फंसा है, क्लास के दौरान वो प्रश्न क्या हुए हैं बच्चा, उसमें से फंसे हैं, तो वो चीजें आपको भी दिखा दी जाएंगी जहां से आपके पूरे क्लास के क्वेश्चन मिले हैं बेटा। तो जो विद्यार्थियों को अभी भी थोड़ा भी विश्वास है तो थोड़ा विश्वास बनाए रखिएगा, हम नहीं कहते कि पूरा विश्वास बनाइएगा। और एंट्रेंस एग्जाम में पूरा का पूरा पेपर फंसाने का यहीं से आपको रेसवा एकेडमी से मिलेगा। चाहे आप फिजिक्स की क्लास लीजिए, चाहे केमिस्ट्री की लीजिए, चाहे मैथ की, पूरा का पूरा पेपर आपको मिलेगा। और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो उनके लिए एक बार पूरा चैप्टर भी रिवीजन होगा, उस पर आधारित मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। और जितने विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको शेयर करिए। और ये क्लास का मॉडल पेपर था जिसमें आपने पूरे एक बार पूरा रिवीजन किया, साथ ही साथ आपने क्वेश्चन आंसर के कंसेप्ट को देखा, अदिश राशि, सदिश राशि, चाहे परिमाण हो, चाहे आपका कौन से मान पे मैक्सिमम मान होता है परिमाण का, सभी प्रकार के प्रश्नों को देखा जहां पर आवेश भी था। तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको ज्वाइन करिए, शेयर करिए। और जिनको तैयारी करना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप रेसवा एकेडमी पर ज्वाइन करके पूरे सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज हर एक तरीके से तैयारी कर सकते हैं। परिपूर्ण तैयारी जिसको कहा जाता है रेसवा एकेडमी पे कराई जा रही है। जो बच्चे हमारे नए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जिनको पता नहीं है, तो आपके द्वारा उनको शेयर करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो भी घर बैठे पूरे सिलेबस की जानकारी के साथ और अपने पीडीएफ नोट्स के साथ
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर एक तरीके से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। साथ ही साथ दिए गए क्वेश्चन आंसर का सीरीज बहुत ही अच्छा चला, जिसमें आपको जानकारी भी थी और जिनको जानकारी नहीं था उनका रिवीजन भी हुआ, साथ ही साथ फार्मूले का भी रिवीजन हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।